Namaskar दोस्तों, I welcome you to my YouTube channel. Today we are going to have a very interesting talk with my friend Mr. Pavan Duggal. He is holding a doctorate degree, so we call him Dr. Pavan Duggal. Duggal साहब नमस्कार. नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम पर आपके पॉडकास्ट का. मेरे को मालूम है, याद आता है 30 साल पहले से हमारे जान पहचान है. And you are from 1988 batch or 1989? 1988 campus. 88. So I am also 1988 batch. We are same batch. And I remember that you were having a chamber in Tehsil building, Tisdari Court. Correct. In fact, I was knowing before you, your father. Yes. He is also a PK Duggal and you are also PK Duggal. Correct. So that was an identification of the names, and we met there for the first time in that chamber. I must tell you that friends, that Dr. Pavan Duggal is holding a very important positions in the law field, in the sense that he is author of many books on cyber law. He deals in that cyber criminal law, cyber security laws, and mobile laws. He has written books on cryptocurrency. So we are going to ask him something related to this important subject, which is cyber law. डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि this computer thing have come maybe in the year 90 or 92 to the public. Maybe उससे पहले जब जाते थे, we went to moon, तो तभी भी ये सिस्टम तो होगा ही, बट इट वाज नॉट ओपन टू द पब्लिक. सो आप इसको कैसे देखते हैं विद द एडवांसमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी? व्हाट हैजर्ड्स इट हैज ब्रिंग एंड व्हिच आर द चैलेंजेस व्हिच वी हैव टू मीट? टुडे आई फील कंप्यूटर्स हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं, और जब मोबाइल्स आ गए हैं तो हम मोबाइल्स के ऊपर तो आश्रित हो गए हैं. बिना सोचे समझे कि मोबाइल्स भी अल्टीमेटली कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस ही हैं. लेकिन जहाँ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत है, वहाँ दूसरी ओर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं. विद द रिजल्ट, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कोई रैंडम 20 नंबर टेलीफोन नंबर याद हो तो आपको शायद याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी. वही 20 साल पुराने जब हम फोन इतने नहीं आते थे तो हम 20 का 50 नंबर भी याद किया करते थे. क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है, हम उस पर रिलाई करने लग गए हैं. लेकिन यही टेक्नोलॉजी अब कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग होना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक हो गया है. साइबर क्राइम चारों ओर फैल चुका है, बल्कि कोविड-19 के बाद अब एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम, यानी कि साइबर क्राइम का स्वर्णिम युग. और ये युग जो है अगले करीबन कई दशकों तक चलने वाला है. तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत तैयार होना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि जिंदगी में कभी ना कभी तो हम साइबर क्राइम के शिकार होंगे ही. इसलिए दायित्व तो हम पर होगा कि हम किस तरीके से इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार ना हो सकें. कुछ साल पहले एक OTT सीरियल आया था, जामतारा, जो बेसिकली साइबर क्राइम के एक हब के बारे में बात करता था. उसकी बड़ी पॉपुलर बाई लाइन थी, वो लाइन थी, सबका नंबर आएगा. मुझे लगता है ये लाइन बिल्कुल एप्ट है. हम सबका नंबर आने वाला है साइबर क्राइम का शिकार होने के प्रति. इसलिए हम लोग जितने जल्दी जागरूक हो जाएं, अपने आप को साइबर क्राइम के शिकार होने से बचा सकें, उतना अच्छा होगा. सर, मैं एथिकल हैकिंग है जैसे, अब दिस इज ए सब्जेक्ट विच पीपल लर्न. सी वी अंडरस्टैंड कि द क्रिमिनल्स आर फार वे अहेड ऑफ लेजिस्लेटर्स, ऑफ लॉ एनफोर्सर्स, और जुडिशरी तो बहुत पीछे रह जाती है, क्योंकि जुडिशरी तो जो लॉ इनैक्ट हुआ है उसी में इंटरप्रिटेशन के बीच में पड़ी रहती है. तो हाउ दैट द पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग क्राइम ऑफ सच ए हीनियस नेचर. आई मीन दैट इज समथिंग. जैसे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी में इतनी बोल्डनेस लोगों में आ गई है कि हैवी अमाउंट्स ऑफ पीपल देन ऑल्सो आर इन्वेस्टिंग इन देयर इन. So, what is your suggestion to the people? How it can be regulated? How it can be controlled? Well, पहले तो अगर हम सोचते हैं कि साइबर क्राइम कानून से पूरी तरीके से रेगुलेट हो जाएगा, तो हमारी सोच थोड़ी बहुत गलत है. क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम अभी रेगुलेट नहीं होने वाला, और अभी तो साइबर क्राइम रोज बढ़ता जा रहा है. एंड एवरी ईयर द वर्ल्ड इज ब्लीडिंग थैंक्स टू द लॉसेस
that cybercrime is bringing along. For example, the year 2022, we lost more than $6 trillion to cybercrime. By the end of 2023, it's expected that the world should lose more than $8 trillion to cybercrime. तो साइबर क्राइम का के अवतार, उसके रेमिट, उसका जो रीच है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब नई टेक्नोलॉजी के साथ नए नए साइबर क्राइम के मैनिफेस्टेशंस अवतार आ रहे हैं. तो इसलिए अगर हम सोच रहे हैं कि हम एक कानून बना लेंगे और कानून के बाद कल से साइबर क्राइम खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. क्यों? क्योंकि अधिकांश से हमारे जो साइबर क्राइम्स हैं वो कानून को पूरी तरीके से इफेक्टिवली उसकी कवरेज में नहीं आते. अगर मैं इंडिया का उदाहरण दूं तो इंडिया में IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो साइबर क्राइम लेजिस्लेशन नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक साइबर क्राइम्स को उसके तहत जोड़ दिया गया है. लेकिन प्रॉब्लम है कि हमने इंडिया में अधिकांश साइबर क्राइम्स को बेलेबल ऑफेंस बना दिया है. तो अगर आप इंडिया में हैं और आपके ऊपर साइबर क्राइम का मुकदमा होता है तो आप निश्चिंत हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि चलिए बेलेबल ऑफेंस है, बेल तो मुझे मिल ही जाएगी. एक बार बेल मिल जाएगी, मैं क्या करूंगा? अपने विरुद्ध जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय करूंगा, फिर आराम से बैठ जाऊंगा, तमाशा देखूंगा. क्यों? क्योंकि एविडेंस ही नहीं होगा तो मेरी बरखिलाफ कन्विक्शन होनी लगभग असंभव हो जाएगी. तो अब ये तो पुराने ज़माने की बात होती है. जब मैं पुराने ज़माने की बात बोलता हूँ, 2008 से 2015-16 की बात करता हूँ. अब जो नया ज़माना है, इस ज़माने में तो नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और अब नए नए प्रकार के नए साइबर क्राइम उभर कर आ रहे हैं. अब हाल ही में आपने सुना होगा डीप फेक साइबर क्राइम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि साहब डीप फेक एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है. उनका भी डीप फेक वीडियो बन चुका है. तो अब जब इस तरीके से जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे लोगों की रेपुटेशन को नेगेटिव इम्पैक्ट करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, और जो क्राइम करेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम करेगा, तब उसको पकड़ना बहुत मुश्किल, और फिर ये आइडेंटिफाई करना, जांच करना कि उस एल्गोरिदम के पीछे कौन साइबर एक्टर है जिसने गड़बड़ करी है, वो लगभग असंभव सा हो जाता है. तो यही कारणवश है कि हमें नए माइंडसेट्स, नए पर्सपेक्टिव्स और नए टूल्स को अब स्थापित करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हम उनको रिलाई करते हुए नए तरीकों से साइबर क्राइम को रेगुलेट करने का प्रयास करें. तो सर, बट ये जो एल्गोरिथम्स हैं और सारे कैलकुलेशंस हैं, ये जो साइबर जो द थीफ हु इज इन्वॉल्व इन साइबर, ही इज़ नॉट एन अनएजुकेटेड मैन, ही इज़ ए वेरी लर्नेड एंड उसको बहुत ज़्यादा उसने बीटेक, एमटेक और पता नहीं क्या क्या डिग्रीज कर रखी होंगी, हैविंग डीप नॉलेज अबाउट दैट. आई हैव ऑल्सो कम अक्रॉस दैट देयर इज सरफेस वेब and there is deep dark web also, and 90% of the things are in dark web. मेरे को ये ध्यान है कि उसमें टॉर, द अनियन राउटर है ना, और उसमें भी ब्राउजर आता है duckduckgo. So is it safe to venture into the dark web, or it is total no for a common person? मैं आपको उदाहरण देता हूँ. एक चलिए फ्लावर वाज ले लीजिए, ग्रेट फ्लावर वाज है, तो उसके पहले 15% जो है वो है सुपरफिशियल नेट, यानी कि जहाँ पर गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम रहते हैं, आप और मैं रहते हैं. फिर 15% से लेकर 85% तक डीप वेब है, जहाँ पर बहुत सा दबा हुआ कंटेंट है, एकेडमिक कंटेंट है, पुराना कंटेंट है, जो अगर आप ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है. लेकिन जो लास्ट 15% है उसे हम डार्क नेट बोलते हैं, यानी कि इंटरनेट की वो डीप डार्क अंडरबेली, जहाँ पर आप नॉर्मल साधारण तौर पर सर्च इंजन के माध्यम से नहीं जा सकते. आपको एक पर्टिकुलर ब्राउजर लेना पड़ता है, इसका नाम है द अनियन राउटर ब्राउजर. और बहुत सारी आजकल अटकलें लगाई जा रही हैं कि कितना बड़ा है डार्क वेब. एक अनुमान के अनुसार डार्क नेट का पूरा साइज लगभग सुपरफिशियल नेट से 500 गुना ज़्यादा है. And when you're talking of this huge dark underbelly of the internet, then you have to realize that that's a place where cybercrime as a economic model has become very successful. And now the latest trend on the darknet is cybercrime as a service powered by artificial intelligence on the darknet. So in a scenario like this, I think it's a very, very different, difficult and dangerous place to go to. So I'm not saying don't go. I'm saying just be careful when you go. Download your Tor browser and then just go as a mere spectator. Don't get sucked into anything which is illegal there, because all kinds of illegal activities are happening, whether it's selling of narcotics, psychotropic substances, arms,
ammunitions, whatever you can think of. So much so that अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के जो टॉप 10 पावरफुल लोग हैं उनका कत्ल हो, तो उनके कत्ल करने की आपको क्षमताएं भी आप प्रदान की जाती हैं. कुछ ऐसी वेबसाइट्स है डार्कनेट पर जो कहती हैं कि साहब आप जिसको बोलते हैं हम उसको उड़ा देंगे, आप सिर्फ नाम बता दीजिए. हाँ, दुनिया के टॉप 5 लोग नहीं होने चाहिए, महिलाएं नहीं होनी चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए. इसके अलावा आप जो ऑर्डर करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे. तो अगर इस तरह के खतरनाक इकोसिस्टम में आप घुस रहे हैं तो संभल के घुसिए. क्यों? आप कहीं भी सक हो सकते हैं इस साइबर क्राइम इकोसिस्टम में, और फिर आपको बचाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं होंगे. यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एज यू गो फॉरवर्ड. एंड मोर सिग्निफिकेंटली, जस्ट बिकॉज आप अनोनिमस हैं और आपको लगता है कि दुनिया भर में कोई आपको पहचान नहीं सकता, वहाँ पर प्रलोभन या टेम्पटेशन ये भी आ जाएगी कि चलिए हम खुद भी गलत काम करते हैं, हम खुद भी क्राइम करते हैं. वहाँ पर कहीं ना कहीं आप फॉल्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक पद्धति अपने छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं आपको टारगेट करते हुए पुलिस अधिकारी आप तक पहुंच सकते हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी हैंडल विद केयर सिचुएशन. डोंट रियली जंप इनटू दिस ओनली फॉर एडवेंचरिज्म. बी वेरी केयरफुल दैट दिस इज अ वेरी नास्टी, dangerous and a very difficult place, very difficult terrain. Therefore, the quicker you are able to adopt more safeguards, more security, the better it's going to be. Otherwise, once you are on the dark net, you are anonymous. But please remember, everybody else is anonymous, and therefore targeting you as an anonymous person on this anonymous ecosystem becomes a different ball game altogether. So handle with care. जाना है जाइए ध्यान से, लेकिन जितनी जल्दी वापस आना है उतनी जल्दी आइए. सर, मैं इंक्विसिटिवली मैंने अभी द अनियन रोटर ब्राउज किया था जी, और उसको डाउनलोड किया था. ठीक है. डू यू सजेस्ट that I should delete that immediately? Is it? I mean, can they have access to all bank accounts through all that? Something like that? No. What happens is when you're doing an onion router browser, you are basically going through a protocol which is based on the layers of the onion. So consequently, it's giving you and it's hiding your identity behind different layers before you finally reach on to the darknet. But having said that, it's always a good idea not to download things that you don't use very often. हमारा इंडियंस की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने हर चीज फोन पे डाल देते हैं. हम भुलक्कड़ हो गए हैं. अपने क्रेडिट कार्ड नंबर्स, अपने पासवर्ड्स, अपने बैंकिंग डिटेल्स. और एक बार मेरा फोन हैक हो गया तो फिर मेरा तमाम सारा डेटा बाहर चला जाएगा. दूसरी बात कि अगर मेरा डेटा निकल गया तो उसका दुरुपयोग होके मुझे नुकसान पहुंचाने का जो टाइम फ्रेम है बहुत छोटा है. यानी कि कुछ सेकंडों से लेके कुछ मिनटों तक की बात हो सकती है. तो अगर ये एक्सरसाइज है तो कोशिश करें केवल सुरक्षित ऐप्स को ही डाउनलोड करें. डोंट डाउनलोड एनीथिंग बिकॉज अदर्स आर सेइंग यू. एंड ऑल्सो प्लीज लुक एट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पर्टिकुलर ऐप. रीड देम टू सी हाउ दे आर गोइंग टू डील विद योर डेटा before you download. So terms and conditions तो is something with like agreeing to marry goes. What is this incognito window? Well, there's an incognito mode that's provided by a number of these browsers like Google Chrome and stuff like that. That's trying to give you a private browsing experience. But that's primarily, while it's aimed to protect your privacy, it's not completely protecting your privacy. Why? Because जो थर्ड पार्टीज हैं वो आपकी प्राइवेसी पर हनन नहीं लगा पाएंगे, उसमें सेंध नहीं लगा पाएंगे. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो ब्राउजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपको प्राइवेट रखेगा. मसलन अगर आपने गूगल क्रोम इस्तेमाल किया then Google exactly knows. So they are knowing the history. They know your exact history. They know your exact things that you've done, what you've browsed. So I think we should not be foxed and misled into believing that incognito mode is safe. No, it's not safe. Don't think that incognito mode will completely protect your privacy. It might slightly protect your privacy vis-a-vis third parties, but vis-a-vis the service provider, it will continue specifically to keep on giving all your information to the service provider. I must provide information to my viewers that Dr. Pavan Gupta has studied from St. Stephen College. एंड सेंट स्टीफन कॉलेज हमारे नॉर्थ कैंपस में वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज है. और हम वहाँ पे हंसराज से पढ़े हुए हैं. और हंसराज हिंदू वाले तो इसी बात के लिए सोचते थे कि सेंट स्टीफन पीपल आर समथिंग विच आर एलियन टू अस. So he is one of the very intellectual person that way, I must tell. And having said so, do you how from where you have done this doctorate? And well, it's all a question of constant learning. What happens is
when I began cyber, there was nothing happening. I started internet in the year 1995. That was the time internet got introduced in the country. It was 15th of August 1995 that they introduced. By the time it was the end of the year, I had gone on to the internet. And after 2-3 months of madness, I realized that because you are seeing a medium that you had never seen visualized anywhere in the world, I realized that there are going to be policy ramifications. So, being a lawyer, I was interested in that. Started working in that. That's a time that the state of Utah was just about to come up with the world's first cyber law in the year 1996. Then started working in this space, did a lot of learning. There was nothing happening in India, so went outside. Then went up even, started working with the Internet Corporation for assigned names and numbers. Started also getting associated with UNESCO and UN bodies. And by the time things were changing, the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce had been passed by the General Assembly of the United Nations, and consequently thereto, work started in India on coming up with a new legal framework to promote cyber ecosystem. That's the reason why we found that the work on the IT Bill 1999 started. I then got extensively involved in the deliberations of the said bill, in giving my inputs, and in the way my working was, I had assisted a large number of parliamentarians in the IT Act 2020 before it got finally passed. Once it got passed, I started working in cyber law full time because that was one area. But then we were still concentrating only on cyber law. Then after some time, some clients came and said, look, can you help us do with some cybercrime matters? So started doing some cybercrime matters. Then slowly after some time, people said, can you work with us on cyber security? So we realized that every day is a constant learning day. So, having a doctorate doesn't make much kind of a sense. It's a space where every day I find that I'm a completely ignorant person. Why? When I sleep in the 8 hours, the next morning when I wake up with a great sense of discomfort. Why? Because in the 8 hours, so much of information has taken place that if you are not going to update yourself, you will be obsolete. To give an example, recently the government has now passed 3 criminal bills. Yes. Now they look very, very simple and they look very nice, but you have to go and dive deep into from the perspective of, say, electronic evidence, or from the perspective of cyber crimes and stuff like that. So I think in this ecosystem, unlike other disciplines, where once you study a constitutional law or a criminal law, you're done for life. In cyber, you continue to be a lifelong student. And every day you have to keep on updating. Yes, you keep on writing books because that books are a way by means of which you update yourself, you write and you update others. But because technology is moving at a very fast pace, it has become very crucial that you must keep on updating your skill sets. That's the reason I've started these courses online. I've started a platform called cyberlawuniversity.com और उसके अंदर मैं करीबन 37 कोर्सेज ऑफर करता हूँ. मैं साइबर लॉ में था, मैंने कहा किसका इंटरेस्ट होगा साइबर में, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ 37 कोर्सेज ऑनलाइन डाल देते हैं और सो देखते हैं क्या होता है. मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया कि ये 37 कोर्सेज को लगभग 5 सालों में करीबन 30,000 प्रोफेशनल्स ने किया, जो 174 राष्ट्रों में स्थित हैं और जो करीबन 52 लैंग्वेजेस बोलते हैं. So these figures started convincing me that there's a need for massive capacity building. So I've recently launched a new course on artificial intelligence and regulation on Udemy, where I'm looking at how the evolution of AI legal jurisprudence is happening. And I think in our space, degrees is of no consequence. You can be having the best of degrees and you will be obsolete tomorrow morning. Because industry is moving at a very fast pace. They want you to be updated. जब क्लाइंट आता है तो वो कहता है साहब मेरी ये समस्या है, उस समस्या का समाधान बताइए. आप उस वक्त ये नहीं कह सकते साहब रुकिए मेरे को नहीं पता मैं पढ़ के आता हूँ. क्यों? क्योंकि तब तक क्लाइंट आपसे भाग जाएगा, वो जाएगा नहीं. तो द सिनेरियो इज यू हैव टू कीप ऑन कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस, कीप ऑन नोइंग व्हाट थिंग्स आर. बट देन दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्पेस. अभी इसको पूरी तरीके से मैच्योर होने में अभी 2-3 दशक और लगेंगे, बट तब तक इट विल बी गुड एक्साइटिंग टाइम्स. Google has rated you one of the topmost legal expert on cyber law. How do you feel about that? I think it's just kind. People are just, I can say kind. Google has been watching my work over the last more than 2.5 decades. And I think they have their own algorithm by means of which they calculate. Google Bard has listed me the topmost cyber lawyer in the world. And I think it's nothing but a passing milestone in a long journey. It's of no consequence to say you are topmost or whatever, because you will have to keep on updating. Why? New technologies are coming in. Today with artificial intelligence coming in, life पूरी तरीके से बदल गई.
मतलब आजकल तो अब ये हालत हो गया है कि आजकल लोग इतने ज़्यादा आश्रित हो गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कि हर चीज़ का जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चाहते हैं। तो अपना दिमाग कम लगाने की कोशिश होने लगी। वो तो मोनोटोनली हो जाता है। मैंने देखा समरी बनाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट दैट इज नॉट विच कैन बी मेड बाय ह्यूमन हिमसेल्फ। इट कैन बी मेड, बट सवाल है कि सम असिस्टेंट, इट इज ओनली ऑफ सम असिस्टेंस। बट जब आप अपने स्लेव को अपना मास्टर बनाएंगे, हाँ, yes, वहां दिक्कत होगी। करेक्ट। तो जब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया और आपने कुछ बेनिफिट ले लिया, असिस्टेंस ले लिया, फाइन। बट आप कहें साहब मेरे सारे सवालों का जवाब ही एआई देगा और मैं उस पर आश्रित हो जाऊंगा, वहां पर दिक्कत आ जाने वाली है। तो न्यू टेक्नोलॉजीज रिक्वायर न्यू लीगल अप्रोचेस। सर मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जो दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आए हैं। एक तो ये कि जैसे यहाँ पे जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ओटीपी आता है, आरबीआई का रेगुलेशन है, डबल वेरिफिकेशन सिस्टम भी वगैरह होता है। बट व्हेन वी गो टू द फॉरेन कंट्रीज, नो ओटीपी आस्क्ड, स्ट्रेट अवे डिडक्शन ऑफ मनी। इज इट हाउ दे रेगुलेट देयर सेफ्टी इश्यूज? Look, most of the other foreign countries have very strong data protection laws. They have strong, evolved business strategies and best practices which they follow. मसलन अगर अमेरिका में मैं जाता हूँ और मेरा क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ होता है, मुझे सिर्फ अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को बताना है कि मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो पैसे ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ जाएंगे और उसके बाद वो फॉलो अप करते रहेंगे जहाँ से गड़बड़ हुई। इंडिया में बात दूसरी है, बट क्योंकि इंडिया स्लाइटली लेट रेसिपिएंट है इनटू दिस टेक्नोलॉजी रेस, इंडिया का बेनिफिट भी बहुत है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडिया में जो काम कर रहे हैं वो दुनिया भर में कहीं हो नहीं रहा। आपको ओटीपी आना, और ओटीपी हमारे तो मिस्ड कॉल कल्चर ही क्या होता है, मतलब लोग मिस कॉल दे देते हैं और मिस कॉल के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं। सो सिमिलरली जो ओटीपी वाला इकोसिस्टम है वो काफ़ी सुरक्षित है। तो इंडिया भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है अब, क्योंकि हम ऑलरेडी दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड बन चुके हैं, तो सारी दुनिया की नज़र आप पर पहुंच गई है। सो देयरफॉर द ओटीपी मॉडल, द इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मॉडल, सिक्योरिटी मॉडल इज व्हाट्स बीन वेरी स्टूडियसली लुक्ड एट बाय कंट्रीज हाउ दे कैन इमिटेट। यहाँ तक कि अब इंडियन यूपीआई का जो मॉडल है, अब पाश्चात्य देशों में, यूरोप में, अमेरिका में, अब वो कह रहे हैं कि साहब हम आपका सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम और सिस्टम्स की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन जहाँ एक और हमारे सिस्टम अच्छे हैं, हमारे भारतीय माइंडसेट जो है वो जुगाड़ू माइंडसेट है। हमारा कहीं ना कहीं जुगाड़ होता है लोगों का कि मैं सिस्टम का दुरुपयोग कैसे कर सकूँ, चीज़ों को तोड़ कैसे सकूँ। तो हमारे यहाँ अक्सर नए प्रकार के साइबर क्राइम उभर के आते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने हार्डवेयर टूल्स पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। यही कारणवश है कि हम लोग इंडियन इंडिजिनाइज ना तो ब्राउज़र बना पाए, ना कोई इंडिजिनाइज कस्टम मेड प्रोडक्ट्स बना पाए। अब चीन के मुकाबले देखा जाए तो उनका अपना एक चाइनीज़ नेट है, उनका गूगल को अलाउ नहीं करते, उनका अपना बाइडू है, उनके अपने सर्च इंजन हैं, सब कुछ इंडिजिनस है। उनका पर्पस ये है कि हमारा जो डेटा है वो चीन के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। अब इंडिया क्या है, इंडिया दुनिया के 140 करोड़ लोग यहाँ पर हैं, और वहाँ दूसरी ओर जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इंडिया पर आ तो रहे हैं, इंडियन जो मार्केट है उसकी मलाई तो खा रहे हैं, लेकिन इंडियन लॉ को फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक गैप्स आता है। दैट्स वेयर द गवर्नमेंट इज नाउ स्लोली टाइटनिंग द स्क्रूज। दे हैव नाउ कम अप विद द IT रूल्स 2021. These rules have been amended and updated on 6th of April 2023. There is now far more focus on accountability, on transparency, and forcing these big tech companies to ensure compliance. But ultimately, we will, as a nation, have to concentrate far more upon spending more on R&D of products, of technologies, of services. Quantum computing आने लग गई है। So अगर हम अभी ये नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम करने शुरू कर दें, तो मुझे लगता है क्योंकि हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन चुके हैं, ई-कॉमर्स मार्केट बन चुके हैं, सबसे बड़ी जनसंख्या के राष्ट्र बन चुके हैं, तो हम जो करेंगे वो काफ़ी हद तक एक मोन्यूमेंटल गेम चेंजिंग इम्पैक्ट होने वाला कदम है। क्यों? सारी दुनिया आप देख रही है इंडिया क्या करने वाली है या इंडिया क्या कर रही है। तो अगर हम जो कर लिए और अगर हमने सही तरीके से अपने कदम उठा लिए, तो बाकी सारे लोग इंडिया को फॉलो करेंगे। ये इंडिया को समझना है और इस दिशा में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कैपेसिटी बिल्ड करनी है। और इंडियन टैलेंट बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, जो इंडियन माइंड्स हैं उसको कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करना है और इन सबको साइबर नागरिक बनाना है, ताकि ये भारत की न केवल साइबर सॉवरेन इंटरेस्ट का संरक्षण रख सकें, बल्कि साथ ही साथ इंश्योर कर सकें कि भारत की जो सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी है वो भी आने वाले समय में
टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ना हो सके. So then we should also must take steps for retaining the legal brains, this information technology brains, जो इंजीनियर और ये सब लोग बाहर जा रहे हैं, तो they should remain in India only. That is they should serve the nation. सर अभी आज ही न्यूज़पेपर में एक और क्राइम के बारे में है जो बहुत सबसे रिलेट कर सकता है, which is very dangerous also, that is called sextortionist. What is that and how it should be, अगर कोई इसमें फंस जाए तो उसमें उसको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? देखिए, सेक्सटॉर्शन एक नए प्रकार का साइबर क्राइम है. इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सेक्स प्लस एक्सटॉर्शन मीन्स सेक्सटॉर्शन. हम लोग एक्सटॉर्शन के साथ तो वाकिफ हैं दुनिया भर में, जहाँ पर लोग आपको फिरौती मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं. बट यहाँ पर ऐसा होता है कि आपकी सेक्स वीडियोस या वल्गर वीडियोस या पिक्चर्स ले लिए जाते हैं, अक्सर बिना आपको बताए हुए, और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप इतने पैसे हमें देंगे तो हम आपका ये अश्लील वीडियो या फोटो जो है वो प्रकाशित नहीं करेंगे. सो इट्स अ बिग ग्रोइंग इंडस्ट्री. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर स्टिल नॉट रिपोर्टिंग इट. मोस्ट ऑफ द इंडियंस को लगता है कि मैं रिपोर्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी. तो बेहतर है कि हम कोशिश करें जहाँ तक हो सके चुपचाप बैठे रहें. लेकिन चुपचाप बैठने से कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि सेक्सटॉर्शन अभी पूरी तरीके से कवर्ड नहीं है अंडर द IT एक्ट और द इंडियन पीनल कोड पर से. आप एक्सटॉर्शन में कवर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सेक्सटॉर्शन के अपने यूनिक पैरामीटर्स होते हैं, हम इफेक्टिवली कन्विक्शंस लेने में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते. तो अगर आप सेक्सटॉर्शन में फंस जाते हैं तो कुछ चुनिंदा चीज़ों को ध्यान रखिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहले तो कोशिश करें कि कोई भी अनजान व्यक्ति से कोई वीडियो कॉल आपने नहीं लेनी. नंबर 2, अगर अनजान व्यक्ति से कोई आपको मैसेज आया, कोई लिंक आया, लिंक को क्लिक नहीं करना. नंबर 3, व्हाट्सएप पर, किसी और सोशल मीडिया पर कोई अनजान व्यक्ति आपसे वीडियो कॉल करने की बातें कर रहा है, आप नहीं करेंगे. चौथी बात, हमेशा अपने गार्ड को अप एंड अबाउट रखेंगे. मान के चलिए कि किसी वक्त जहाँ पर आपकी सावधानी घटी वहाँ दुर्घटना घट जरूर जाएगी हटने के बाद. तो इसलिए आप कोशिश करें, डोंट engage in sexual activities online, don't capture them on phones or on other devices, don't allow others to capture your private parts, because once they have this kind of content they can use this for targeting. And अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करता है या ब्लैकमेल करता है कि आप पैसे दीजिए वरना हम प्रकाशित करेंगे, तो हमारी हिदायत है कृपया पैसे ना दें. क्यों? एक बार आपने पैसे दे दिए तो आपने एक कंफर्मेशन ले ली कि साहब मैं बार बार भी आपको पैसे देने की क्षमता रखूंगा. सो आई थिंक बी केयरफुल, लेट्स नॉट गेट ओवरवेल्म्ड, as also not getting panicky. Avoid as far as possible sharing your personal information. Don't strip off your clothes, don't engage in personal moments on the media or on social media or on the internet or on devices. And finally, just adopt cyber security as a way of life. अगर होता है तो उसके बारे में रिपोर्ट करिए. You can go to cybercrime.gov.in, which is the National Cybercrime Reporting Portal for reporting this. You can also call up 1930, which is the National Cybercrime Helpline number for the purposes of reporting such kind of sextortion matters. और क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें लोग डील करते हैं, वेदर आई नो मेनी ऑफ द पीपल, चाहे वो शौक ऐसे अपने पूरा करने के लिए थोड़े थोड़े पैसे भी लगाए हुए हैं, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों ने लगाए हुए हैं, तो थिंकिंग कि अगर डूब गए तो डूब गए. आई मीन दैट काइंड ऑफ रिस्क दे टेक. तो इज इट गुड इनफ टू गो इनटू ऑल दैट? Cryptocurrency is very, very unstable today. Yes, it's going to be an integral part of our lives, but you must handle cryptocurrency with care. Don't randomly keep on investing your money in cryptocurrency. Why? Because there's a lot of speculation in cryptocurrencies, and you will end up losing a lot of money. So do some extensive analysis of how the crypto markets are working, what kind of a cryptocurrency do you want to focus on, and thereafter, once you made a studious decision, then you can go and invest small components of money. But it's always a good idea कि अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट ही करना है तो अलग अलग क्रिप्टो में अलग अलग छोटे छोटे क्वांटम ऑफ मनीज इन्वेस्ट करिए. क्यों? अगर आपने एक ही क्रिप्टो में सारे इन्वेस्ट कर दिए और वो डूब गए तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे. बट अगर आप छोटे छोटे पैसे अलग अलग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है कुछ पैसे डूब जाएं, हो सकता है कुछ आपको ज़्यादा पैसे बना दें. बट अल्टीमेटली आपको समझना होगा कि ये गेम ऑफ चांस है,
या तो इसलिए हो सकता है आपके मुकद्दर पर डिपेंडेंट है, हो सकता है आपके स्किल सेट पर डिपेंडेंट है, हो सकता है आपके एनालिटिकल स्किल्स पर डिपेंडेंट है कि आपने कितना होमवर्क किया है. It's like a share market. It is like a share No, market. but is it legal to invest in cryptocurrency? First of all, I'm Today asking you. in India, we are not yet made up our mind as to whether cryptocurrencies are legal or not. There is no law passed by the parliament which So makes it is not legal. declared as illegal. But it's not, since it's not declared as illegal, That therefore the doesn't mean- presumption is that it's deemed to be legal. Okay. Seen from another angle, when you are looking at a cryptocurrency, it's an electronic record. And since electronic records have been granted legality under Section 4 of the Indian Information Technology Act, it's safe to say that crypto assets as electronic records are legal by virtue of Section 4 of the IT Act. No, see, but then there is no enforcing agency. Suppose you lose money in cryptocurrency, then you cannot file any suit for the recovery of that. Correct. One is because of some absence of the defendant. That may be one situation. The second situation, the court may itself says, no, since you have had a dealing in cryptocurrency, therefore this is beyond the purview of law. Which is the situation which prevails now? Well, the situation is a grey zone today. We can't really say whether you'll be successful in a lawsuit on crypto. Why? Because the law specifically does not grant specific legal recognition to crypto assets, more so as currency. You can still use crypto assets as electronic records. And for that, you can go ahead. And now, under the new Digital Personal Data Protection Act, you can even go ahead and nominate your interests in particular data, which can also be crypto assets to other persons. But having said that, you will have to keep a lot of these grey zones in mind before you start going ahead and initiating litigation pertaining to crypto assets in India. Have you come across any such litigation so far? I have come across a couple of matters, but they have chosen not to go into litigation because the chances of them winning were not so high, and the clients didn't really want to go ahead and adventure into a zone where they are not themselves clear whether they will win or lose. चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ 92-93 के टाइम की, जब when we used to see you on दूरदर्शन in morning breakfast show, and मैं देख करके बहुत खुश होता था कि my friend is sitting across and talking to me, and I used to talk to you, and आप वो सुन नहीं पाते थे तो मैं तो आपसे बात करता था. आप दीपक वोरा साहब के साथ भी आते थे. उसके बारे में कुछ यादें, कुछ आप शेयर करना चाहते हो? देखिए, जब 88 में वकालत शुरू करी तो उस वक्त कुछ काम वाम तो था नहीं, तो इंटरेस्ट पब्लिक स्पीक में था. तो दूरदर्शन में एक मौका आया कि मॉर्निंग शो होस्ट करना चाहते हैं, ऑडिशन दी, उसमें हम लोग थोड़े सक्सेसफुल हो गए. तो फिर हमने मॉर्निंग शो शुरू किया 2 अगस्त 1988. वो दौर चला फ्रॉम 1988, 10 साल टिल 1998, और उसके दरमियान बहुत सारे मॉर्निंग शो किए. और उस ज़माने में लाइव होता था. एक तो दूरदर्शन एकमात्र चैनल होता था और चैनल्स होते नहीं थे. दूसरी बात, वहाँ पर प्रॉम्प्टर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं हुआ करता था, तो जो कुछ आपने बोलना होता था खुद इम्प्रॉम्प्टू बोलना होता था फ्रॉम द हार्ट. लेकिन इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज आप बहुत सारे नए लोगों से मिलते थे. तो लाइव होते थे मतलब आप सुबह 7 बजे पहुंच जाते थे, and then I mean it actually used to be morning show only. It was a complete live. I would be out of my home at 4:30 in the morning. By about 5:15 I would be at the studios. हम लोग 1 घंटा पहले प्रोग्राम्स रिव्यू किया करते थे. फिर करीबन 6:55 पे शुरू होता था प्रोग्राम, और वो चला करता था करीबन 9 बजे तक. तो it was completely live at that time, and it went across to the entire nation. So it was a great learning experience. Learned lot from people whom we interviewed, whom we met, और आपका जो नजरिया है वो थोड़ा खुला, क्योंकि वरना आप सोचते हैं आप इसी दायरे में रहते हैं. बट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन पब्लिक स्पीकिंग, इन मोल्डिंग योर पर्सनालिटी, और अल्टीमेटली ऑल्सो it's been helped a lot in my professional career as well. You are also member to NOM committee. What is that? NOMCOM committee. NOMCOM is the nominating committee. I was a member of the NOMCOM committee of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, which is the global body managing the internet. This was the nominating committee which helps in selecting people who have to serve on the board of management of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. So it was a unique experience because being a part of the NOMCOM, you could interact with people from all the 5 continents. Then you have to pick and choose them according to their specific skill sets and their interest levels. I was also a part of the NOMCOM of the multilingual internet, and I think that was a great experience. It was also a learning experience because you managed to
meet up with large number of people from different backgrounds, and you could understand what their work was and how their work was shaping the growth of the internet. So it was a good experience. Any specific thing that you want to share, interesting thing in this cybercrime area? Well, I think every day is a new day for us. Every day we keep on learning something new or the other. But the one interesting thing is that today technology is being used against humans. So you will have to be careful. हाल ही में एक केस किया था जहाँ पर एक कपल की लड़ाई हुई, उन्होंने बाद एक दूसरे के ऊपर हमला किया, और जब हमला किया तो उनकी जो लड़ाई थी उनकी IoT डिवाइस ने रिकॉर्ड कर दी, और फिर जब केस में दर्ज हुआ तो IoT डिवाइस के अंतर्गत जो रिकॉर्डिंग थी उसके आधार पर ही मुकदमा आगे बढ़ा. सो थंब रूल इज, हम लोग चारों ओर एक बेसिक यूनिवर्सल ट्रूथ को समझने की जरूरत है. वो ये कि इंटरनेट ने हमको ग्लोबल ऑथर बनाया है, ग्लोबल ट्रांसमीटर बना दिया है और ग्लोबल ब्रॉडकास्टर बना दिया है. आज हम आपके साथ जो प्रोग्राम भी बात कर रहे हैं, हम एक ग्लोबल ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं. सो इन दिस केस वी हैव ऑल बिकम डेटा जनरेटर्स, and therefore when we are generating data we need to be mindful of two things. Number one, we should not be part of the great Indian vomiting revolution. इंडिया में एक आजकल नई क्रांति है, भारत की उल्टी की क्रांति. भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो. So we should try avoiding vomiting our personal data. So they are exposing themselves more, Totally, which is not called for. Absolutely. Some secrecy has to be maintained, and that is what you are wanting to say. You have to protect your privacy, that's one. And number two, only need to share information on a need to know basis. Let's not be behind our footprints, because these digital footprints can be used by state, non-state actors, law enforcement agencies to go ahead and target you. तो इंटरनेट एक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन बहुत खतरनाक जगह भी है. तो आपके ऊपर दायित्व बनता है कि आप अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं. तो मुझे तो लगता है जब आप इंटरनेट में जाते हैं तो आप एक रेडिएशन चेंबर में घुसते हैं. तो जब आप रेडिएशन चेंबर में, आपके चारों ओर रेडिएशन है. अगर आप एक अच्छा एंटी रेडिएशन सूट पहनेंगे, अच्छा एक फायर कोट पहनेंगे, तो काफी हद तक रेडिएशन का असर आप तक नहीं आएगा. तो आपका दायित्व होना पड़ेगा, प्लीज प्रोटेक्ट योरसेल्फ, योर डेटा, योर प्राइवेसी ऑनलाइन. व्हाई? बिकॉज एक बार उसका ब्रीच हो गया तो फिर उसकी भरपाई आने वाले समय में नहीं हो पाएगी. आई रिमेम्बर इन कोविड-19 डेज, जो बाहर बिल्कुल नहीं निकल पा रहे थे, पर मैरिजेस तभी भी हो रही थी जी. तो एक ऐसी सिचुएशन भी आई लोगों में जो देखी गई कि द गर्ल सिटिंग इन हर ओन हाउस, बॉय सिटिंग इन हिज ओन हाउस, पंडित सिटिंग इन सेपरेटली, एंड देन virtual marriage is being done. Correct. My question to you is that whether such marriages are legal Hindu marriages? Well, first and foremost, when the virtual marriage takes place, they may be marriage, but whether there will be a marriage under the Hindu Marriage Act is a very, very debatable question. Why? Because for that, when you have to do a Hindu marriage, you have to do a saptapadi. Saptapadi effectively means that 7 steps have to be physically taken over by husband and wife. And that being so, if they are in different other places, they may be in different geographical locations, because the saptapadi doesn't take place there, because the invocation of the vows before the fire doesn't take place. The fire thing is also taking place in the respective houses. I know, but but not collectively, not together in the same fire. Because it's not the same fire, it's different fires in different locations. So therefore, there could be questions on the validity of such a marriage. It is interesting. I have made a video on that. I will give it in the description link there. Sure. And I've dealt with this subject that such marriages are no legal marriages. I completely agree. They cannot be legal marriages. So Pavan, very good to talk to you. I feel so proud when I meet you. The success which you have achieved and the way you have been always humble and so polite and down to earth person. I really salute you from the bottom of my heart. Thank you. I wish you best of luck. And may you do all good endeavors in your life. Thank you. It's been Thank a you pleasure very much. to be on your show. बहुत अच्छा लगा. Thank you. Thank you, sir. Thank you.